हेलो बच्चों, वेलकम टू थ्रेशोल्ड फिजिक्स क्लासेस बाय इंजीनियर हरिओम सर। अभी तक हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट किया है, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, इस सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। और इन लेक्चरों पर आधारित हमने आपको 2 डीपीपी दिया था। आज उसमें हम पहला डीपीपी 1 इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का डीपीपी नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से अपना क्वेश्चन को पास में रखिए, नोट करके रखिए क्वेश्चन पहले से ही, या प्रिंट करा के रखिए, जो भी पॉसिबिलिटीज हो। और अभी जो हम प्रॉब्लम कराने जा रहे हैं, जो उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, मिलाइए कि आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत है, और जो गलत है उसको सही कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको व्हाट्सएप के थ्रू आप उनको मैसेज कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ चार्ज। जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया है, आप खोज सकते हो नोट से कि डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन क्या है चार्ज का। तो हम जानते हैं चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि यह क्या है, करंट गुने टाइम होता है। तो डायमेंशन इसका हो जाएगा करंट के बदला ए और टाइम के बदला टी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1 और a के पावर 1। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, यह ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मेटालिक स्फीयर ए है जो पॉजिटिव चार्ज दिया गया, और जो बी है उसको नेगेटिव चार्ज दिया गया है। ए को पॉजिटिव चार्ज दिया गया, बी को नेगेटिव चार्ज दिया गया। शुरू में दोनों का मास बराबर था, तो दोनों का मास बराबर था शुरू में। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब है कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन अंदर गेन हुआ है, बी में इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। इलेक्ट्रॉन का मास भले ही बहुत कम होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि क्या मास में फर्क पड़ेगा कि नहीं, तो यस फर्क पड़ेगा। मास ऑफ बी जो है वह आपको ग्रेटर हो जाएगा मास ऑफ ए से। बी का मास ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की गेन करने की वजह से थोड़ा उसका मास बढ़ जाएगा, निग्लिजिबली ही बढ़े लेकिन थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हो जाएगा मास ऑफ बी इंक्रीजेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। डन। फिर है तीसरा, इन चार्जिंग बाय इंडक्शन बॉडी टू बी चार्ज मस्ट बी। क्या होना चाहिए बॉडी, चार्जिंग अगर करना है तो इंडक्शन से अगर चार्जिंग करना है तो बॉडी को कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर नहीं होगा तो फिर हम चार्ज नहीं कर पाएंगे। क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। देखो इंडक्शन होता सब में है, इंडक्शन होता सब में है, लेकिन जहां चार्जिंग की बात कर रहा है, चार्जिंग की बात करने का मतलब है कि चार्ज का फ्लो हो जाना चाहिए। जैसे इंडक्शन से हम लोग चार्जिंग कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एक मेटालिक बॉडी से दूसरे मेटालिक बॉडी में, जो ये वाला एक प्रोसेस था कि 2 मेटालिक बॉडी को पास में रख रहे थे, तो इधर मान लो माइनस आ गया तो इधर प्लस आता था। ठीक है, तो यह मेटल में ही अच्छे से होगा, नॉन मेटल में चार्ज बहुत ज्यादा इंड्यूस्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए दिस मेथड इज प्रीफर्ड फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए यह प्रीफर किया जाता है। चौथा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कंटेन्स 4 × 10⁻20 एटम्स। If 1 electron is removed from every atom of the solid, the charge gained by the solid of 1 gram। जिससे कह क्या रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्का न्यूमेरिकल्स टाइप का है कि 1 kg है, उसमें एटम्स है 4 × 10⁻20 एटम्स, और प्रत्येक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। प्रत्येक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, यानी एक एटम पर 1 पॉजिटिव ई चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने से कितना चार्ज आएगा, प्लस ई, और 1 इलेक्ट्रॉन देने से, यह इलेक्ट्रॉन को निकालने से आएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन देने से चार्ज आ जाएगा माइनस। लेकिन यह पूरा 1 kg पर नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 ग्राम ऑफ सॉलिड। तो ठीक है, 1 kg में इतना है, तो दिस इंप्लाइज 1 ग्राम में कितना होगा, यह 1000 ग्राम है, यानी 4 × इससे 1000 कम, यानी 10⁻17 एटम। और ईच एटम
ईच एटम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए चार्ज कितना डेवलप हो जाएगा, चार्ज जो डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव 4 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इतना टोटल चार्ज इस पर आ जाएगा। अगर कूलम में रखोगे वैल्यू तो 4 × 10⁻17 और यहाँ हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। सॉल्व करो, 16 चुका 64, 6.4 × 10⁻2 कूलम, 6.4 × 10⁻2 कूलम। ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डन। उसके बाद बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू चार्ज ए बॉडी बाय -1 कूलम, -1 कूलम नेगेटिव करना है। पांचवा क्वेश्चन में क्या है कि क्यू आपको -1 कूलम है, हमको ये मालूम है। इसमें कह रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन इससे निकालना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है 1.602, जिसको 1.6 लगभग लेके हम लोग बनाएंगे। 1.6 × 10⁻19 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम में कितना होगा, एक एक नियम, तो एक कूलम में हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। यह इसको भाग दो, क्या हो जाएगा 10/16 × 10⁻19 ऊपर गया, यानी 100/16 × 10⁻18। इसको भाग दोगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इस रिजल्ट को लोग याद रखता है, इस रिजल्ट को लोग याद रखता है कि एक कूलम्ब में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अगर यह नेगेटिव है तो इतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर यह +1 होता तो इतना ही इलेक्ट्रॉन लूज करता। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना 1.6 × 10⁻19 कूलम, बहुत छोटा। और एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो बहुत इलेक्ट्रॉन, कितना 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जस्ट इसका उल्टा कर दो, 1/1.6 × 10⁻19, उसी का यह आंसर है। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं, कभी जरूरत हो तो तुरंत इसको उल्टा करके चेक कर लो। उसके बाद है 6 नंबर। 6 नंबर कहता है इफ Q be the charge on a body at rest, then the charge on the body when it is moving with speed। हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, इनवेरिएंस होता है, स्पीड के साथ नहीं बदलता है। Q does not change with speed, does not change with speed। बिहार बोर्ड वाले को ऑब्जेक्टिव में सिर्फ बबल करना होता है और CBSE वाले को ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन लिखना होता है और साथ में ऑप्शन का आंसर। जो भी CBSE का होगा, जैसे 6 नंबर क्वेश्चन बना रहा है तो उसको लिखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, ऑप्शन नंबर ए, और कॉमा में लिखना पड़ेगा Q। चार्ज कितना होगा Q, ऐसे लिखना पड़ेगा। बस सोल्यूशन देने की जरूरत, ये बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये दो चीज लिखना पड़ता है CBSE वाले को। और बिहार बोर्ड को तो OMR शीट मिलता है जिसमें बबल करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। 6 के बाद 7। 7 है A attracts B, B attracts C, C attracts D and D attracts E। then A and E क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, कि अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, या कोई फोर्स नहीं लगाएगा। बड़ा मतलब रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ये इसको अट्रैक्ट किया, ये जैसे रिलेशन वाला मम्मी के ऐसा कुछ, कि A अट्रैक्ट B। तो हमको मालूम है कि जो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा अपोजिट नेचर का होगा। क्या होगा, अपोजिट नेचर का। चलो शुरू करते हैं। A अट्रैक्ट B, तो A को अगर इस साइड है तो B होगा नदिया के पार, अपोजिट नेचर का होगा, मतलब इस साइड में होगा।
इस साइड में पहला नेचर रखते हैं, इसमें दूसरे नेचर का। ए और बी आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट। सोचने का तरीका ये रीजनिंग टाइप का हो गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हम सोच सकते हैं, ए और बी अट्रैक्ट करेगा, ऐसे रखो, बी अट्रैक्ट सी, यानी सी जो होगा बी को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब सी बी के इस पार होगा, तब ना सी और बी अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद है सी अट्रैक्ट डी, इसका मतलब डी जो होगा इस पार होगा, इस पार वाला इस पार वाले को अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों अपोजिट नेचर का है, ठीक है। सी अट्रैक्ट डी। उसके बाद है डी अट्रैक्ट ई, मतलब डी जो है ई को अट्रैक्ट करेगा, यानी डी और ई अपोजिट नेचर वाला। तो कह रहा है ए और ई क्या करेगा, तो ए और ई हम देख रहे हैं कि एक ही गांव का निकल गया, एक ही साइड का, एक ही नेचर का। तो ए और ई क्या करेगा, ए विल रिपेल ई, ए विल रिपेल ई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। इस तरह से हम दो साइड, दो गांव बना के, अपोजिट गांव वालों में अट्रैक्शन होगा, सेम गांव वालों से रिपल्सन, ठीक है। चलिए, तो इस तरह सोचने का है तरीका, और कुछ नहीं। शादी विवाह करना है तो ई गांव वाला से करेगा, अपने गांव वाले से नहीं करेगा, ठीक है। हाँ सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 में if three bodies are rubbed together and placed apart, then charge on one body is found plus 5 microcoulomb and on another is minus 3 microcoulomb, then what will be the charge on third particle? अच्छा, 3 पार्टिकल शुरू में था, तो तीनों पार्टिकल शुरू में न्यूट्रल है और उसको रब किया गया, तो हम जानते हैं टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। तो जितना शुरू में चार्ज, बाद में भी उतना ही चार्ज। तो Q इनिशियली जो आपको है टोटल 0 है, तो बाद में भी 0 होना चाहिए, यानी बाद में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। फ्रिक्शनल चार्जिंग हो तो टोटल चार्ज उसमें 0 रहेगा। एक बॉडी अगर गेन करता है तो दूसरा लूज करेगा। तो इसमें क्या है, एक प्लस 5 माइक्रोकूलम है, एक माइनस 3 है, तीसरा का पता नहीं, अब पता चल गया, तीसरा क्या होगा, -2 माइक्रोकूलम, तीसरा होगा -2 माइक्रोकूलम। 1 वर्ड आंसर रहेगा, हम इस तरफ बनाना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये 1 मार्क है तो आपको बनाना पड़ेगा। यह क्या हो गया, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये लिखना पड़ेगा, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Q इनिशियल बराबर Q फाइनल, ऐसा लिख देना बढ़िया रहेगा। इसीलिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। Two insulated charged copper spheres A and B of identical size have two charges QA and QB respectively. A third sphere C of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then in contact with the second, and finally removed from both. What are the new charges on A and B? तो यह एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझना है, बार बार इसका यूज होगा कि जब भी दो आइडेंटिकल स्फीयर रहे, यहाँ हम लिख देते हैं, यह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर, when two identical metallic sphere touches each other, then total charge distributed equally on both, दोनों पर बराबर बराबर टोटल चार्ज बट जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर, अगर यह एक बॉडी है A, इस पर मान लो 2 माइक्रोकूलम, और यह बॉडी है B, इस पर मान लो 6 माइक्रोकूलम है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों क्या है, आइडेंटिकल। तो जब टच करेगा क्या करेगा,
टच करेगा एक दूसरे को और उसके बाद फिर अलग अलग कर दोगे तो दोनों पर चार्ज बराबर बराबर हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना है, 2 और 6 8 है, तो उसका बराबर बराबर बांटोगे तो क्या हो जाएगा, इस पर भी 4 माइक्रोकूलम और इस पर भी 4 माइक्रोकूलम। यही तरीका होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि बाद में जो चार्ज हो जाएगा, अगर यहाँ QA है यहाँ QB है, तो टोटल चार्ज का आधा आधा दोनों पर बट जाएगा। यानी बाद में QA डैश और QB डैश बराबर होगा, और कितना होगा, QA डैश बराबर QB डैश बराबर QA प्लस QB बटा 2, बराबर बराबर बट जाएगा दोनों पर। यही कहलाता है, ये मतलब यही एक प्रॉपर्टीज हो गया टू आइडेंटिकल स्फीयर का, और इस पर आधारित क्वेश्चन आपको आ जाएगा। यह कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, टू आइडेंटिकल स्फीयर। तो यहाँ पे है कि पहले चार्ज QA था QB था, रिस्पेक्टिवली ए थर्ड स्फीयर ऑफ C ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज। यानी इसमें क्या कह रहा है कि पहले यहाँ चार्ज QA है और यहाँ इस पर आया C, यह बॉडी A है यह C है, इस पर 0 चार्ज है, तो 0 चार्ज है, टच करेगा तो बाद में क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज हो जाएगा आधा आधा, QA/2 हो जाएगा A पर, QA/2 भी हो जाएगा C पर भी। उसके बाद C क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ। ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट एंड देन इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड। पहले इसको A से टच कराया, उसके बाद अब C को किससे टच कराता है, B से। तो B से टच कराएगा तो इस पर QB चार्ज पहले थे, C यहाँ पे आ गया, इस बार C पर चार्ज 0 नहीं बल्कि QA/2 है, क्योंकि पहले ही वह A से टच कर चुका है। तो बाद में क्या होगा, बाद में दोनों पर चार्ज बराबर बराबर बट जाएगा। तो बराबर बराबर बटेगा तो क्या होगा, दोनों चार्ज को बराबर बराबर बांटो तो क्या हो जाएगा, 2QB प्लस QA, दोनों को जोड़ के इसका आधा कर दो, दोनों को जोड़ के क्या कर दो, आधा। उसी प्रकार इस पर भी वही हो जाएगा, टोटल चार्ज यहाँ क्या हो जाएगा, QB प्लस QA/2 टोटल चार्ज, यह हो जाएगा 2QB प्लस QA/2, यह टोटल चार्ज होगा, उसका आधा यानी यहाँ बटा 4, यह चार्ज आ जाएगा B पर, और इतना ही चार्ज हो जाएगा C पर, 2QB प्लस QA/2 का आधा, यानी यह C पर हो जाएगा। यानी फाइनल में क्या होगा, A पर, यह आपका आंसर में A पर चार्ज हो जाएगा QA/2, B पर हो जाएगा 2QB प्लस QA/4, और C पर भी वही चार्ज हो जाएगा। ये चीज है, तो ये सिंबॉलिक है, तो थोड़ा अलग लगा है, इस पर आधारित अभी हम एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना। और इस पर आधारित एक क्वेश्चन इस प्रकार होगा कि A है, A पर चार्ज मान लो 4 माइक्रोकूलम है, B है, B पर 6 माइक्रोकूलम है, और C शुरू में न्यूट्रल है। तो इस पर सोचना आसान हो जाएगा। पहले केस में क्या होता है, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कि C जो है वह A के पास आता है, C क्या है, A के पास आता है। तो जब C A के पास आएगा तो A और C, A पर चार्ज कितना हो जाएगा, इस पर 0 था, तो 0 और 4 मिला के 4, तो यहाँ 4/2 यानी 2 माइक्रोकूलम, और C पर भी हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम। अब क्या है, दूसरे में फिर B के पास आएगा C, तो B के पास जब C आएगा तो B के पास 6 माइक्रोकूलम पहले से था, और 2 माइक्रोकूलम C के पास है। यहाँ C के पास था 0 और A के पास था 4 माइक्रोकूलम। तो अब क्या है, 6 2 8, अब वो आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी B के पास आ जाएगा अब 8 का आधा 4 माइक्रोकूलम, और C के पास भी आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम। तो फाइनल में A पर हो जाएगा 2, B पर हो जाएगा 4, C पर हो जाएगा 4। ये सिचुएशन है, बस ये जानना है कि आइडेंटिकल होगा तो बराबर बराबर चार्ज दोनों पर चला जाएगा, तो टोटल चार्ज का आधा आधा कर दो। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10।
व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का कारण क्या है, सबको मालूम है। इसका कॉज एक ही है कि चार्जिंग इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ electron as a particle. Unbreakable particle. तो आप कुछ भी लिखो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लिख दोगे, चार्जिंग इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस यहां तक भी लिख दोगे तो हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी ब्रोकन तो यह छोटा नहीं किया जा सकता है। तो जब भी ट्रांसफर होगा तो वह इलेक्ट्रॉन के ही टर्म में होगा। इसी कारण से Q जो होगा वह जब भी होगा प्लस माइनस E के बराबर ही होगा। E क्या है, वह इलेक्ट्रॉन पे आने वाला चार्ज, जिसका प्लस हो गया प्रोटॉन पे, माइनस हो गया इलेक्ट्रॉन। यही कारण है क्वांटाइजेशन का, और कोई कारण नहीं है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ग्यारह नंबर कह रहा है कि कैन बी चार्ज कॉपर रॉड बाय फ्रिक्शन, एक्सप्लेन रीजन फॉर योर आंसर। नो, यहां we cannot charge metal with friction। फ्रिक्शन के बदौलत हम मेटल को चार्ज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज चार्ज क्विकली स्प्रेड। मतलब ऐसा बोलेंगे कि चार्ज यहाँ क्या होता है, मेटल के केस में चार्ज आपको फ्लो कर सकता है, बिकॉज इन मेटल चार्ज कैन फ्लो। चार्ज क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। मेटल चार्ज कैन फ्लो, सो इट again flow back to the body, giving चार्ज। जो बॉडी इसको चार्ज दे रहा है उस बॉडी में फिर से वापस चला जाएगा। जैसे कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन दिया मेटल को, तो वह इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है आसानी से। तो जैसे ही क्या होगा, जैसे यह बॉडी है, मान लो यह मेटल है और ये कपड़ा से इसको रगड़े, तो अगर इस पर तुमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज दिया और यह मान लो पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो यह क्या करेगा, फिर से पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर देगा और यह इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ भी देगा। मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आसानी से छोड़ भी देगा। अब अगर आप मेटल से ही इलेक्ट्रॉन लिए हो, तो यह प्लस चार्ज हो गया, तो इस पर जैसे ही माइनस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फिर से वापस ले लेगा। आसानी से यह इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, दे सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉन मेटल में फ्लो कर सकता है। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आसानी से, मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें जा सकता है और आ सकता है। तो फ्रिक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि चार्ज एक्यूमुलेट होना चाहिए उसके सरफेस पर, कि जहां चार्ज चला जाए वो वहीं पर पड़ा हुआ रहे। तो इसीलिए नॉन कंडक्टिंग को ही हम फ्रिक्शन से चार्ज करते हैं, ताकि चार्ज ट्रांसफर होने के बाद उस पर एक्यूमुलेट रहे, जमा रहे। बस ये कारण हम लिख देंगे, बात खत्म। हाउ इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कंसिस्टेंट विथ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कैसे कंसिस्टेंट है, कैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात को यह सही साबित करता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ कंसिस्टेंट है, वह गलत नहीं होता है, अभी भी सही है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज is consistent here
कैसे? बिकॉज इफ वन बॉडी gains electron, then same amount of electron is lost by other. So both gains equal but of opposite nature of charge. यानी फ्रिक्शन में क्या होता है कि दो बॉडी में क्या है, एक अगर जितना पॉजिटिव गेन करता है उतना ही दूसरा नेगेटिव गेन करता है, यानी टोटल चार्ज अभी भी जीरो है, तो टोटल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रह गया। शुरू में जीरो था, बाद में भी जीरो, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ कंसिस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है व्हाई रिपल्सन इज ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्सन को ही ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन हम क्यों कहते हैं, क्या कहने का मतलब है? ये आपको नोट्स में भी आंसर सब लिखा हुआ है, अभी भी हम बता देते हैं क्यों बोलते हैं यहां। क्योंकि अट्रैक्शन जो है, पहली बात, अट्रैक्शन में अकर बिटवीन, पहला अनलाइक चार्ज बॉडी। अनलाइक चार्ज बॉडी में तो अट्रैक्शन होगा, ये तो हर कोई जानता है कि एक पर पॉजिटिव दूसरा पर नेगेटिव हो तो अट्रैक्शन होगा। चार्ज एंड न्यूट्रल में भी अट्रैक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन की वजह से भी हो सकता है। जैसे यह एक प्लस चार्ज है और यह पेपर का टुकड़ा है, इस पर क्या होगा, माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज, नेट क्या होगा, अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज पास होने से। तो न्यूट्रल का भी अट्रैक्शन हो सकता है, अनलाइक का तो अट्रैक्शन हो ही सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ, like charge body can also be attracted. Like charge body can also be attracted. इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है। यह डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि क्या लाइक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। और किस केस में कर सकता है कि एक अगर बॉडी छोटा हो, मान लो यह छोटा बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, छोटा बॉडी, और एक बहुत बड़ा बॉडी हो, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसमें क्या होगा, इतना छोटा है कि इसमें इंडक्शन का कुछ खास महत्व नहीं है, लेकिन इसमें इंडक्शन का महत्व है। इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इधर पॉजिटिव भले ही ज्यादा है, ओवरऑल यह पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा है पॉजिटिव, नेगेटिव कम है, लेकिन फिर भी नेगेटिव कम होते हुए भी क्या है, नजदीक है, तो अट्रैक्शन हो सकता है। अट्रैक्शन में अकर, अट्रैक्शन में भी, ऐसा केस आएगा, गारंटी नहीं है कि हमें अट्रैक्शन हो ही, लेकिन अट्रैक्शन हो भी सकता है। इस केस में तो गारंटी है कि अट्रैक्शन है, यहाँ गारंटीड अट्रैक्शन है। इस केस में संभावना है कि अट्रैक्शन होगा, इस केस में संभावना है कि अट्रैक्शन होगा, लेकिन रिपल्सन, बट रिपल्सन ओनली अकर्स, but repulsion only occurs if both are of like charge, both are of like charge। ठीक है, जैसे आप लोग 10वां में पढ़े थे कि एक चुंबक है, एक लोहा है, तो अट्रैक्शन वहां भी ट्रू टेस्ट नहीं होता था, क्योंकि चुंबक को भी अट्रैक्ट कर सकता है, चुंबक लोहा को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो दो वस्तु अट्रैक्ट हो रहा है तो गारंटी नहीं है कि दोनों चुंबक होगा, हाँ एक चुंबक होगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर रिपल्सन हो रहा है तो दोनों चुंबक है, या 100% श्योर है। वहां भी लोहा जो अट्रैक्ट होता है वह इंडक्शन की वजह से ही होता है। तो उसी प्रकार मान लो लोहा को मान लो न्यूट्रल और ये मैग्नेट मान लो चार्ज बॉडी, तो एक चार्ज बॉडी क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है न्यूट्रल बॉडी को भी। अनलाइक को तो करता ही है, उसमें तो सोचना ही नहीं। लाइक को भी कर सकता है, जब क्या हो, एक बहुत बड़ा हो और एक बहुत छोटा हो, तो ऐसा संभव है।
लेकिन रिपल्सन तभी संभव होगा जब रियली में दोनों लाइक चार्ज हो, इसीलिए हम रिपल्सन को ट्रू टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 14 में इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। एक्सप्लेन द मीनिंग, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, बोल देते हैं, आपके नोट्स में भी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ए बॉडी कैन हैव चार्ज, ए बॉडी कैन हैव चार्ज ओनली इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज, ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज, यानी Q बराबर प्लस माइनस NE, वेयर E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यह हम लोग के नोट्स में भी है, पढ़े भी है। इसी में दूसरा है कि व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक, यानी लार्ज स्केल चार्ज। बड़े चार्ज में जब हम क्वांटाइजेशन पर ध्यान हम नहीं देते हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि द क्वांटम, इसको बोलेंगे क्वांटम ऑफ चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज को हम ऐसा भी बोल सकते हैं द क्वांटम ऑफ चार्ज, यानी सबसे छोटा चार्ज। तो द क्वांटम ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल। यह जो है एलिमेंट्री चार्ज, इट इज वेरी स्मॉल, इट हैज नो एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस इन लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। बहुत बड़े अमाउंट में इस छोटे चार्ज का कुछ खास महत्व नहीं होता है। तो जहां करोड़ों में इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज हम ऐसे नहीं लिख सकते ना, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? जैसे 2, 3, 4, 5, 8, 7 जो भी लिख रहे हैं, 9, 2, 5 इतना चार्ज, ये लिखना कितना अजीब है। एलिमेंट्री चार्ज अगर इतना अमाउंट ऑफ चार्ज है तो ऐसे हम नहीं लिख पाएंगे पूरा एकदम इंटीजर तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको हम जनरली कैसे लिखेंगे? 2.44 या 45 गुने 10⁸8E, ऐसा लिखा जाता है। या फिर इसका वैल्यू रख देंगे तो कुछ अलग हो जाएगा। तो वहां पे इसके इस क्वांटाइजेशन का कोई खास मतलब नहीं बना, ठीक है। तो इसका वैल्यू छोटा होने की वजह से ऐसा होता है। जनरली जो भी बॉडी चार्ज रखता है वो काफी ज्यादा अमाउंट में रखता है, एलिमेंट्री चार्ज की तुलना में कई गुना बड़ा चार्ज होता है। उसके बाद है 15 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन, हाउ कैन बॉडी बी चार्ज बाय इंडक्शन। नोट्स को रेफर कीजिए, वहां से आप उसको पढ़ लीजिए, नोट्स कीजिए, दिमाग में आना चाहिए कि इंडक्शन क्या है। इंडक्शन इज a phenomena by which when a charged body comes near an uncharged body, opposite charge appears on the near face and like charge appears on the far face. This phenomena is known as induction. और इंडक्शन की वजह से चार्जिंग हम कैसे करते हैं उसका पूरा हमने पढ़ाया है। उस लेक्चर को देखिए, नोट्स को देखिए, अभी डिस्कस करेंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है मेटल स्फीयर है, चार्ज दिस वन, यानी गिवन जो है वो लिखते चलो। चार्ज कितना है? -6 माइक्रो कूलम गिवन है। व्हेन इतना इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द स्फीयर, व्हाट वुड बी नेट चार्ज ऑन इट। इतना चार्ज है और कितना इलेक्ट्रॉन्स जो है कितना रिमूव कर रहे हैं हम? 5 × 10⁻12 आर रिमूव्ड। इसको हम रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव कर रहे हैं तो और पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? तो यह Q पहले से है और Q, इसको Q1 बोल दें। Q1 इतना पहले से है और इस चार्ज को हटाने पर कितना चार्ज हटेगा? तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा? प्लस 5 × 10⁻12 गुने 1.6 गुने 10⁻⁻90, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर यह चार्ज, यानी इतना चार्ज नेगेटिव चार्ज इसमें से हट जाएगा, यानी उतना पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन हटने से इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, पहले से इतना है, इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल चार्ज हमारा निकल जाएगा। क्या होगा? 16×5 = 80 गुने 10⁻⁻7 माइक्रो कूलम, यानी इतना कूलम, यानी 0.8 माइक्रो कूलम, इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो
फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, यह हो जाएगा -6 और प्लस 0.8 यानी -5.2 माइक्रो कूलम, -5.2 माइक्रो कूलम। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन नंबर 17, ए स्फीयर ऑफ लीड ऑफ मास 10 ग्राम हैज ए नेट चार्ज ऑफ इतना। कौन सा है, लीड है, लीड यानी सीसा, जिसका मास कितना है 10 ग्राम और इस पर चार्ज कितना है -2.5 गुने 10 के पावर -9 कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन को यह लूज की गेन किया है, इसलिए नेगेटिव है। फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द स्फीयर, कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो हमको मालूम है -1 कूलम अगर रहता तो इसका मतलब है 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। हम लोग आज ही पढ़े हैं ये कि इतना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक एक नियम से, एक है तो इतना, तो -2.5 गुने 10⁻9 है तो कितना, तो इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, आपको इसमें गुना कर दो, 6.25 गुने 10⁻18 गुने 2.5 इंटू 10⁻9, बस गुना कर देना है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 पंचे 1 से 25 के 5 हाथ में 12, 25 गुना 12 हाथ में 6, 25 टका 150, 156 इतना गुने 10⁻18 में हो गया 9, यानी 1.5625 गुने 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स, 1.5625 गुने 10⁻10 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन यह क्या करेगा, गेन करेगा। क्यों, क्योंकि एक कूलम -1 कूलम में इतना, तो माइनस इतना में इतना गुने इतना, बात खत्म। उसके बाद हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर पर लीड एटम, कि एक लीड एटम पर लीड एटम कितना हो रहा है, ये कुछ बताना चाहता है इस क्वेश्चन में। सिर्फ ये आपसे क्वेश्चन बनवा नहीं रहा है, बल्कि आपको एक चीज बताना चाहता है। कभी कभी है ना, कुछ जवाब, कुछ सवाल ही किसी सवाल का जवाब होता है, उसी तरह की बात है, यह सवाल किसी सवाल का जवाब है। अब वो देखो किस सवाल का यह सवाल जवाब है, अभी मिलेगा। कह रहा है कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर पर लीड एटम, तो पहले इसमें नंबर ऑफ लीड एटम कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम के लिए मोल कंसेप्ट यूज करो, 207 ग्राम पर मोल, यानी 207 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम में 1/207 मोल होगा, तो 10 ग्राम में 10/207 मोल, इतना क्या होगा आपको एटम होगा। यानी एकदम नंबर में बदलो तो 10/207 गुने अवगाद्रो नंबर, यानी 6 अवगाद्रो नंबर क्या हो, 6.022 गुने 10⁻23, 6.02 गुने 10⁻23, लगभग इतना एटम हो जाएगा, इतना एटम। तो अब वही पूछ रहा है प्रति एटम कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, इलेक्ट्रॉन्स पर एटम होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर है और पर एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स नीचे, क्या हो जाएगा 1.56 गुने 10⁻, इसको लगभग 1.56 लेके बनाए, गुने 10⁻10 और बटा यह हो जाएगा बटा ये 60.2 बटा 207 गुने 10⁻23। अब इसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे। इससे क्या पता चल रहा है कि नीचे बहुत बड़ा है और ऊपर बहुत छोटा है, यानी यह वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है, वेरी वेरी लेस देन 1 है। इसका क्या मतलब है, क्या आधा एटम, एक आधा इलेक्ट्रॉन कोई दिया होगा, 1/4 इलेक्ट्रॉन कोई दिया होगा, 1/2 इलेक्ट्रॉन कोई एटम दिया होगा, नहीं। यह इस सवाल का जवाब है। सवाल ये है कि क्या चार्जिंग में प्रत्येक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, क्या प्रत्येक एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो उसका जवाब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं एटम की संख्या समथिंग इतना गुने 10⁻23 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10⁻10 है।
तो ये जरूरी नहीं है कि सारा एटम इलेक्ट्रॉन्स दे या सारा एटम इलेक्ट्रॉन्स ले, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स पर एटम आपको 1 से छोटा भी हो सकता है और होगा, ज्यादा चांस है कि होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ चार्ज दे रहे हो तो उसमें तो बहुत सारा एटम्स है, तो सारा एटम्स के पास वो चार्ज गेन नहीं होता है, ठीक है। कुछ एटम्स, ऑल एटम्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन चार्जिंग, सारा एटम्स पार्टिसिपेट नहीं करता है। नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ऑल एटम्स गिव इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, सारा एटम इलेक्ट्रॉन ना तो देता है ना ही लेता है। रैंडमली, या मेटल के केस में बोलो सरफेस का एटम्स ज्यादा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में भाग लेता है, मुख्य रूप से सरफेस का ही एटम्स लेता है, ठीक है। इसका कैलकुलेट कर लोगे कैलकुलेटर से, वही जो आंसर आ जाएगा 5.36 × 10⁻13, ये ऊपर जाएगा तो -13 और ये लोग सॉल्व करने पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि a polythene piece is rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 × 10⁻7। एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन पर चार्ज आ गया -3 × 10⁻7 कूलम। चलो अच्छी बात है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। अरे भैया पॉलीथीन है और वूल के साथ किया गया था, इसका मतलब वूल पे चार्ज आया होगा +3 × 10⁻7 कूलम। वूल पे कितना आया होगा? पॉजिटिव आया होगा, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया? इलेक्ट्रॉन बोलो, सोचो कहां से कहां गया? वूल से पॉलीथीन। कहां से कहां गया? वूल से पॉलीथीन में। और कितना गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई पूछे तो हमको मालूम है 1 कूलम में, तो यहाँ 3 × 10⁻7 और 1 कूलम में 6.25 × 10⁻18। बस गुना कर दो, 5 × 15 के 5, हाथ में 1, 3 × 6 = 7, 3 × 18 × 10⁻18 में 7 गया 11, यानी 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन वूल से निकल के पॉलीथीन में चला जाएगा। उसके बाद है इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। हाँ, इलेक्ट्रॉन गया है वूल से पॉलीथीन में तो मास भी गया है। यस, मास भी गया है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कुछ न कुछ मास भी गया है, ठीक है। उसके बाद है 19, ए कॉपर स्लैब ऑफ मास 2 ग्राम कंटेन्स 2 × 10⁻22 atoms. The charge on the nucleus of each atom is 29 e. What fraction of electrons must be removed from the sphere to give it a charge of +2 microcoulomb? कह रहा है कि एक कॉपर का स्लैब है जिसका मास कितना है? 2 ग्राम। एक कॉपर स्लैब, क्वेश्चन नंबर 19 है, कॉपर स्लैब मास है 2 ग्राम। मास क्या है? 2 ग्राम। कंटेन्स कितना एटम्स? नंबर ऑफ एटम्स जो है 2 × 10⁻22 इतना एटम्स, ठीक है। द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम इज 29 e. चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस 29 e। इसका कहने का क्या मतलब है कि एटॉमिक नंबर इसका 29 है, उसमें 29 प्रोटॉन है। बस एटॉमिक नंबर 29 है, 29 प्रोटॉन है, यानी इतना ही प्रोटॉन है और इतना ही आपको बाहर में इलेक्ट्रॉन भी होगा। यही कहने का मतलब, न्यूक्लियस पे सिर्फ इतना है, ओवरऑल एटम्स न्यूट्रल, यही बताना है। तो कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर टू गिव इट ए चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम। अब आपको चार्ज चाहिए, नाउ चार्ज कितना चाहिए? Q = +2 माइक्रोकूलम। हमको जानते हैं कि यह Ne के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ निकालेंगे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? N =
1 कूलम में हमको मालूम है 6.25 गुने 10 टू द पावर 18, ये रिजल्ट इसीलिए हम बोले थे कि याद रखना। तो 2 माइक्रो कूलम में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 गुने 6.25 गुने 10 टू द पावर 18, इतना इलेक्ट्रॉन्स आपको हटाना पड़ेगा, यानी 12.5 गुने 10 के पावर 12, इतना इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ फ्रैक्शन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन, कि कितना फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स का कितना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स का बहुत कम ही हिस्सा हटाना हमको पड़ता है। टोटल इतना इलेक्ट्रॉन्स हटाना पड़ा, और पहले से है कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 ग्राम बोल रहा है, कितना है, 2 ग्राम। और कॉपर का मास नंबर बताओ। कितना, नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ग्राम कॉपर, वह उसी तरह का हो गया कि कॉपर में कितना होगा, ठीक है, कॉपर में कितना। तो इसका मास नंबर पहले जानना पड़ेगा, मास नंबर मुझे भी याद नहीं है कॉपर का, 1 सेकेंड। मास नंबर है 63.5, 63.5। इसका मास नंबर हम पहले लिख ले, मास नंबर आपको है 63.5 ग्राम कॉपर का। तो इसका मतलब क्या है कि 63.5 ग्राम में 1 मोल होगा, तो 2 ग्राम में कितना होगा, तो 2 ग्राम में हो जाएगा 2/63.5 मोल, इतना एटम होगा। और हर एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 29। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको हो जाएगा 2/63.5 गुने 29, और मोल की जगह 6.02 गुने 10 टू द पावर 23, अवगाद्रो नंबर, इतना टोटल। तो फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह हो जाएगा आपको 12.5 गुने 10 टू द पावर 12, इतना इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, जबकि पहले से कितना है 2/63.5 गुने 29 गुने 6.02 गुने 10 टू द पावर 23। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 63.5 ऊपर चला जाएगा, नीचे ये बच जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा आपको, ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो बताना। 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। 20, if a body is given out 10 to the power 9 electrons every second, how much time is required to give a total charge of 1 coulomb? अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा कि 1 कूलम चार्ज के लिए हमको चाहिए 6.25 गुने 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, और इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स हम उसको दे रहे हैं या ले रहे हैं, दे रहे हैं 10 टू द पावर 9, तो टाइम कितना लगेगा 6.25 गुने 10 टू द पावर 18 बटा 10 टू द पावर 9 सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना, तो इतना इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसे डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दिए, बात खत्म। यानी इतना सेकेंड आपको लग जाएगा उसको चार्ज करने में, काफी टाइम हो जाएगा फिर। 6.25 गुने 10 टू द पावर 9 सेकेंड, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको जाइए, देखिए कहाँ प्रॉब्लम है, और जहां प्रॉब्लम हो DPP 1 में फिर हमको बताइएगा, फिर हम DPP 2 का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आज चलते हैं, बाय बाय, खुश रहो।